नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल किशोर आपका द लूसेंट एकेडमी में स्वागत करता हूँ। दोस्तों ऐसा है कि आज से हम लोगों ने टेस्ट सीरीज शुरू किया है और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अप टू मार्क रखा गया है। ये वही छात्र सॉल्व कर पाएंगे जो वास्तव में पढ़ते हैं, ठीक है, जिन्हें जानकारी है। जो सिर्फ इधर से सुन लिया, कैसे ऑब्जेक्टिव होता है, 2 4 10 रख लिया, उनसे ये नहीं बनेगा। मैं किसी तरह का पुट डाउन नहीं कर रहा हूँ, मैं वास्तव में आपको बता रहा हूँ कि यदि आप सही में पढ़ें तो इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आज जो समय है उसके अनुसार बहुत सारा अपग्रेडेशन हुआ है, ठीक है। जो क्वेश्चंस डिमांड में है, मैं वही सारे प्रश्न ला रहा हूँ, ठीक है। यदि इस प्रश्न में आप 50% भी सॉल्व कर लेते हैं, यदि 10 प्रश्न भी आप बना लेते हैं, तो आप एक सही राह पर हैं। अन्यथा आपको गाइडेंस की जरूरत है। आप अभी भी वैसी तैयारी में नहीं है जैसे आपको होना चाहिए। तो दुर्भाग्यवश यदि आपने 10 से नीचे बनाया तो आपको मेहनत की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यदि 10 या 10 से ऊपर बनाया तो आप सही ट्रैक पे हैं। अगर 10 से ऊपर जा रहे हैं तो आपको पॉलिशिंग की जरूरत है। तो दोस्तों आज से हम लोग शुरू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री का जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो है द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, मतलब यूरोपियों का आगमन, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों शुरू करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। और ये आज का जो प्रश्न है जिसमें 20 प्रश्न है और सभी प्रश्न जो है वो आधारित है आधुनिक भारत में के यूरोपीय कंपनी के आगमन से, ठीक है। और 20 प्रश्न है। तो मैं प्रश्न पढ़ता हूँ। पहला प्रश्न जो है वो है कि 19वीं सदी में भारत में चाय उगाना किसने संभव बनाया था। और आप सभी ऐसा करें कि एक नोटबुक रखें और सभी प्रश्नों का उत्तर पहले आप लिख लिया करेंगे, जिससे क्या होगा कि आप बाद में जब जाने तो पता चल सके कि आप कितना सही बना रहे हैं। और उम्मीद कर रहा हूं कि आप 10 प्रश्न तो संभवतः सही बनाएंगे ही। तो शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न था उसको 19वीं सदी में भारत में चाय उगाना किसने संभव बनाया था, जिसका ऑप्शन है जोसेफ बॉक्स, जेम्स कुक दूसरा ऑप्शन, तीसरा रॉबर्ट फॉर्च्यून और जो चौथा है वो रॉबर्ट कोबेन है। ये गलती से हो गया, यहाँ पर चौथा होगा, ठीक है। चौथा जो है वो है रॉबर्ट कोबेन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है रॉबर्ट फॉर्च्यून। कौन सा है ये? रॉबर्ट फॉर्च्यून। दोस्तों रॉबर्ट फॉर्च्यून के बारे में बताया जाता है कि ये एक वनस्पति शास्त्री थे, बॉटनिस्ट थे। रॉबर्ट फॉर्च्यून जो थे एक बॉटनिस्ट थे। ये स्कॉटलैंड से आते थे, स्कॉटिश थे, ठीक है। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये प्लांट हंटर थे। ये प्लांट हंटर थे। प्लांट हंटर का मतलब कहने का मतलब क्या है कि वो प्लांट को चुरा कर लाते थे। और यही कारण था कि ये चाइना से प्लांट चुरा कर लाए थे, ठीक है। और इस कारण भारत में इन्होंने चोरी के प्लांट से चाय उगाना शुरू किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो क्या हो गया आपका? रॉबर्ट फॉर्च्यून हो गया। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसको राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी माना जाता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है इसका अल्बुकर्क, दूसरा है राजा जेम्स प्रथम, तीसरा है हॉकिंस और चौथा है जॉब चार्नॉक, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर है अल्बुकर्क। इस प्रश्न का क्या है? आंसर है अल्बुकर्क। दोस्तों अल्बुकर्क में जो था वो 1505 से लेकर 1509 तक भारत में पुर्तगाल का गवर्नर था। और उसी दौरान इसने भारत में सती प्रथा को बंद किया था। सती प्रथा को बंद किया था। और राजा राम मोहन राय भी भारत में सती प्रथा को बंद करने के नाम से जाने जाते हैं। इसी कारण अल्बुकर्क को राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है कि फिजियोक्रेट कौन था? फिजियोक्रेट कौन था? तो पहला ऑप्शन है कि एक ब्रिटिश नौसेना अधिकारी था, दूसरा है एक फ्रांसीसी व्यापारी था, तीसरा एक शल्य चिकित्सक था और चौथा जो अंग्रेज जहाज का कैप्टन था। वो एक अंग्रेजी जहाज का कैप्टन था, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो है फ्रांसीसी व्यापारी था। इसके बारे में बताया जाता है कि जब फ्रांस से आया तो चाहता था कि भारत में फ्रांसीसी जो है वो वास्तव में मुक्त व्यापार की प्रक्रिया को अपनाए और इसीलिए उसका नाम विशेषकर भारत में जाना गया है। चलिए अगला प्रश्न है जो चौथा प्रश्न है, कहता है कि किस अंग्रेज अधिकारी ने 1612 ईस्वी में सूरत के बंदरगाह को जीता और पुर्तगाल के एक अधिकार को भंग कर दिया, ठीक है।
तो इसका पहला ऑप्शन है कैप्टन हॉकिंस, दूसरा सर टॉमस रो, तीसरा जॉन मिल्डन हॉल, चौथा है कैप्टन बेस्ट। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है कैप्टन बेस्ट। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा जो प्रश्न है कि किस यूरोपीय कंपनी की व्यापारिक व्यवस्था भारत में सहकारिता पर आधारित थी? भारत में सहकारिता पर आधारित थी। और यूरोपीय कंपनी के ऑप्शंस हैं, पहला है पुर्तगाल, दूसरा डच, तीसरा डेनिश और चौथा फ्रांस। यहाँ पे चौथा होगा फ्रांस। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो है आपका डच। इसका जो आंसर है वो है डच। डच का जो सिस्टम था, व्यापार का जो सिस्टम था वो सहकारिता पर आधारित थी। ठीक है, तो हम लोग को याद रखना है सहकारिता का मतलब होता है कि सब लोग एक साथ मिलकर एक दूसरे पे डिपेंडेंट होकर काम करें, इसलिए तो इसके लिए डच वाले उन्होंने ऐसी पॉलिसी अपनाई थी। चलिए जो नेक्स्ट प्रश्न है वह है कि किस युद्ध को सेंट टोमे, ये वास्तव में सेंट थॉमे या सेंट टोमे के नाम से जाना जाता है, अलग अलग है ये सेंट टोमे। ठीक है, सेंट टोमे का युद्ध भी कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है, पहला है बदेरा का युद्ध, दूसरा जो है वो है कर्नाटक का युद्ध, दूसरा वांडीवास का युद्ध, तीसरा कर्नाटक का प्रथम युद्ध और चौथा जो अंबूर का युद्ध। तो प्रश्न है कि किस युद्ध को सेंट टोमे का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कर्नाटक का प्रथम युद्ध। कर्नाटक के प्रथम युद्ध को सेंट टोमे के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। रीजन क्या है कि ये जगह थी जहां पर ये कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो हुआ था उस जगह का नाम सेंट टोमे था। ठीक है, इसे अंग्यार के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो सेंट टोमे के युद्ध का प्रश्न का आंसर हो गया कर्नाटक का प्रथम युद्ध। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि औषधीय वनस्पति से संबंधित पहला वैज्ञानिक ग्रंथ का प्रकाशन किसके द्वारा हुआ था? पहला वैज्ञानिक ग्रंथ का प्रकाशन किसके द्वारा हुआ था? इसका ऑप्शन है, पहला है डच के द्वारा, दूसरा फ्रांसीसियो, तीसरा पुर्तगाली और चौथा अंग्रेज। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है बताएं कि क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? डच ने किया था, फ्रांसीसियो ने या पुर्तगालियों ने, अंग्रेजों ने। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है पुर्तगालियों के द्वारा। किसने किया था? वो पुर्तगालियों ने किया था। वास्तव में 1563 ईस्वी में आपको पता होगा कि प्रिंटिंग प्रेस लाने वाले लोग पुर्तगाली लोग ही हैं। ठीक है, और पुर्तगाली लोग ने ही पहली बार औषधि का एक वैज्ञानिक किताब बनाया जिसको हम लोग औषधीय वैज्ञानिक ग्रंथ कहते हैं, और 1563 में गोवा में ही पब्लिश किया था। गोवा में ही इसका पब्लिशिंग हुआ था। ठीक है, तो याद रखना है कि औषधि वनस्पति से संबंधित पहला ग्रंथ, वैज्ञानिक ग्रंथ पुर्तगालियों के द्वारा ही आया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि किस अंग्रेजी यात्री ने अनारकली के दंत कथा का उल्लेख अपनी पुस्तक में किया था? किस अंग्रेज यात्री ने, अंग्रेजी नहीं होगा यहाँ पे, अंग्रेज होगा, अंग्रेजी यात्रा ने अनारकली के दंत कथा का उल्लेख अपनी पुस्तक में किया था? तो पहले प्रश्न का इसका ऑप्शन जो है विलियम हैजेस, दूसरा जॉन मिल्डन हॉल, तीसरा निकोलस मोर्स और चौथा है विलियम फिंच। ठीक है, तो प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? विलियम फिंच इसका होगा। वास्तव में ये जो था कैप्टन हॉकिंस के साथ आया था। किसके साथ आया था? ये हॉकिंस का। आपको याद होगा कि 1608 ईस्वी में हॉकिंस आया था। ठीक है, अच्छा, इस हॉकिंस से संबंधित एक बात और याद रखना है कि आपको वो जहाज, जिस जहाज से आया था उसका नाम था हेक्टर। क्या नाम था उसका? हेक्टर। हेक्टर जहाज का नाम था, और उसके साथ एक और जहाज आया था जिसका नाम था रेड ड्रैगन। ये याद रखिए, आजकल यही प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कौन सा है। तो हेक्टर आजकल प्रश्न ऑप्शन में नहीं रहता है, तो वैसी स्थिति में रेड ड्रैगन के बारे में कहा जाता है कि रेड ड्रैगन। ठीक है, तो अगर देख लीजिएगा, अगर पूछा जाए किस जहाज से आता है या पहला अंग्रेजी जहाज जो आने वाला है उसमें अगर हेक्टर ऑप्शन में नहीं है तो रेड ड्रैगन के साथ जाएंगे आप। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न जो है वो कहता है कि वास्को डी गामा सबसे पहले 20 मई 1498 को कालीकट के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? साधारणतः जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो होता है कि वास्को डी गामा कहाँ पहुंचा था पहले। तो हम लोग जानते हैं कि क्या है कि कालीकट पहुंचा था, वो केरल में है। लेकिन इसमें पूछा गया कालीकट के किस बंदरगाह पर आया था। ठीक है, तो इसका है पहला जो है, इसमें थोड़ा सा नाम इधर उधर हो गया है। ठीक है, तो देख लीजिएगा। इसका पोनानी है, ये बेपोर, दूसरा है कोंदुगल्लूर, तीसरा है ये कप्पक डाबू। ये जो है वास्तव में
कप्पक डाबू, ठीक है। और इसलिए इस कप्पक डाबू को मैंने क्लियर लिख दिया है क्योंकि कप्पक डाबू ही इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है। वास्को डी गामा 20 मई 1498 को कालीकट के कप्पक डाबू नामक बंदरगाह पर आया था, ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पौंडीचेरी वर्तमान में जिसे पुडुचेरी कहते हैं पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थी? पौंडीचेरी जिसे वर्तमान में पुडुचेरी के नाम से जानते हैं पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थी, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पहली यूरोपीय शक्ति थी पुर्तगाल, ठीक है। देखिए प्रश्न में जनरली क्या कंफ्यूजन होगा लोगों को, उनको लगेगा इसका प्रश्न का आंसर जो है वो फ्रांस है, लेकिन आपको याद रखना है कि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद इसमें डच आए थे, फिर अंग्रेज, और फाइनली 1814 ईस्वी में पेरिस की संधि होती है। कहाँ की संधि होती है? पेरिस ट्रीटी या पेरिस की संधि होती है। और इसी संधि के माध्यम से अंग्रेजों ने क्या किया था, ये वाला जो है वो दे दिया था फ्रांस को, यानी पौंडीचेरी फाइनली जो है 1814 में पेरिस की संधि के बाद फ्रांस के अधिकार में गया था। तो सबसे पहले जो किसके पास गया था? वो पुर्तगालियों के पास। चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला कहता है कि मसाला द्वीप, स्पाइस आइलैंड, ठीक है, कि उपमा पश्चिमी यूरोपीय देश एवं व्यापारी किस स्थान को प्रदान किए थे? मसाला द्वीप किसे मतलब स्पाइसी आइलैंड कहते थे, ठीक है। तो पहला है जो ऑप्शन है वो सुमात्रा और जावा को, दूसरा कालीकट को, तीसरा केरल संपूर्ण रूप से, और चौथा इंडोनेशिया को, ठीक है। तो इस प्रश्न का जवाब है इंडोनेशिया को। इस प्रश्न का जो जवाब क्या है? इंडोनेशिया को। इंडोनेशिया को लोग मसाला द्वीप के नाम से पुकारते थे, और संपूर्ण इंडोनेशिया में बहुत सारे आइलैंड है, ठीक है। सुमात्रा जावा सिर्फ एक पार्ट है, ये ध्यान दीजिएगा, सुमात्रा जावा वहाँ का एक पार्ट है, और भी सारे, तो लोग पूरे संपूर्ण रूप से इंडोनेशिया, यहाँ पे आप चाहें तो आंसर में कर सकते हैं ये इसको संपूर्ण रूप से इंडोनेशिया को। तो अगर ध्यान रखिएगा इंडोनेशिया को क्या मानते, क्या उपमा दी गई थी? मसाला द्वीप की उपमा से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहता है कि किस यूरोपियन कंपनी के निर्देशक को भद्रजन कहा जाता है? किस यूरोपियन कंपनी के निर्देशक को भद्रजन 17 कहा जाता है? ये 17 है, ठीक है। तो पहला जो ऑप्शन है इसका वो है पुर्तगाली, दूसरा डच, तीसरा अंग्रेज, चौथा डेनमार्क। बताएं किसे भद्रजन कहा जाता था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है डच। डच कंपनी के लोगों को के जो डायरेक्टर्स होते थे उन्हें भद्रजन 17 कहा जाता था। जेंटलमैन 17, भद्रजन का मतलब जेंटलमैन से है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 14वां प्रश्न है कि 1588 में स्पेनी जहाज, स्पेन का जो जहाज था, स्पेनी जहाज बेड़ा जिसका नाम है अर्मेडा, यहाँ पे अर्मेडा कर लीजिए, अर्मेडा किसके द्वारा पराजित किया गया था? स्पेन के जो जहाजी बेड़ा था जिसका नाम था अर्मेडा, उसको किसने पराजित किया था? तो पहला ऑप्शन है पुर्तगाली, दूसरा डच, तीसरा अंग्रेज और चौथा डेनमार्क। तो प्रश्न का जवाब बताएं। तो इसका जो आंसर है वो वास्तव में है अंग्रेज, ठीक है। याद रखिएगा 1580 में पुर्तगाल जो है वो वास्तव में स्पेन से जाके मिल गया, कहते हैं कि यहीं से इनका डिक्लाइन होना शुरू हुआ था, ठीक है। और 1588 में इनको अंग्रेजों ने ही हराया था। ये बात अलग है कि 1600 में भारत में आए थे, लेकिन स्पेन जहाज को हराया था, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। इसका आंसर हमेशा से अंग्रेजी इंग्लिश ही है, इंग्लिश ने ही इनके अर्मेडा को जो जहाजी बेड़ा था उसको हराया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस्फहान मतलब इस्फहान का मतलब ईरान से है, ठीक है। इस्फहान का निवासी जिसका नाम मरकरा था, पहली बार भारत किस यूरोपीय शक्ति के साथ आया था? ईरान का निवासी मरकरा पहली बार भारत किस यूरोपीय शक्ति के साथ आया था, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ें तो ऑप्शन बताता है कि पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और डेनमार्क। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डेनमार्क। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। कर्नाटक के प्रथम युद्ध से संबंधित यह कथन, यह कथन अपने देश में छोड़े गए प्रथम गोले ने अमेरिका तथा एशिया में हमारे सारे तोपखानों में माचिस लगा दी। प्रश्न ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कर्नाटक के प्रथम युद्ध से संबंधित यह कथन कि अपने देश में छोड़े गए प्रथम गोले ने अमेरिका तथा एशिया में हमारे सारे तोपखानों में माचिस लगा दी, ये किसका है? ये कथन किसका है?
ठीक है। तो जो इसका पहला ऑप्शन है उसका नाम है हेनरी 14, ठीक है। हेनरी नहीं है, ये हेनरी है, हेनरी कर लेंगे, हेनरी 14, ठीक है। दूसरा वाल्टेयर, तीसरा निकोलस मार्स, चौथा कोबाल्ट, ठीक है। तो ये बताइए कर्नाटक के प्रथम युद्ध से संबंधित ये जो किसने बोला था कि मेरे यहाँ हम लोग यहाँ का जो प्रथम गोला छोड़ा गया वो अमेरिका और एशिया में तूफानों में माचिस से। तो ये वास्तव में एक फिलोसफर थे जिनका नाम था वाल्टेयर, इन्हीं का यह स्टेटमेंट है। हम लोग जानते हैं कि ये वास्तव में शुरू कहाँ हुआ था, जो 1740 में करना, ये ऑस्ट्रेलिया में जो हंगरी में क्या हुआ था कि उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया था। तो वो बेसिकली चाहते थे कि कौन उत्तराधिकार बने। उस युद्ध का जो परिणाम या उस युद्ध का जो असर था भारत में भी दिखा, जिसका नतीजा था कि 1746 में प्रथम कर्नाटक युद्ध शुरू हुआ था, ठीक है। तो इसी कारण से वाल्टेयर ने कहा था कि अमेरिका तथा एशिया में हमारे सारे तोपखानों में माचिस लग गई थी, क्योंकि युद्ध तो वास्तव में वहां पे युद्ध शुरू हुआ था। ऑस्ट्रेलिया वाली समस्या वहां शुरू हुई थी, लेकिन युद्ध यहाँ पर शुरू हो गया था। तो ये प्रथम गोले ने अमेरिका तथा एशिया में हमारे सारे तोपखानों में माचिस लगा दी, ये वाल्टेयर का स्टेटमेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न कहता है कि किस संधि के प्राणियों के उत्तरी अमेरिका ने लुईस वर्ग को पुनः प्राप्त कर लिया है? किस संधि के प्राप्ति के बाद होगा, किस संधि के प्राप्ति के बाद, प्राणियों के बाद नहीं है ये, ठीक है। किस संधि के प्राप्ति में उत्तरी अमेरिका में लुईस वर्ग पुनः प्राप्त हो गया था? पेरिस की संधि, पौंडीचेरी की संधि, रिजविक संधि, एला शापेल की संधि। ये शापेल नहीं होगा, शापेल की संधि है, शापेल की संधि, ठीक है। किस संधि के बाद उत्तरी अमेरिका को लुईस वर्ग पुनः प्राप्त हो गया? तो उत्तरी अमेरिका को लुईस वर्ग पुनः प्राप्त हो गया था, ठीक है। तो इसका आंसर है एला शापेल की संधि से, ठीक है। इसको वास्तव में अगर देखेंगे तो इसमें क्या हुआ था, कर्नाटक का जो पहला युद्ध था एला शापेल की संधि से ही समाप्त हुई थी। इससे हुआ क्या था कि भारत में जो अंग्रेज थे उनको मद्रास मिल गया था, ठीक है। भारत में जो अंग्रेज थे उनको मद्रास मिला और उत्तरी अमेरिका को लुईस वर्ग, फ्रांसीसी, जो ये प्राणी ना होके फ्रांसीसी होगा, फ्रांस मान के चलेंगे, ये क्या है यहाँ पर, फ्रांस, ठीक है। तो याद रखिएगा फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में लुईस वर्ग प्राप्त हुआ था, ठीक है। लुईस वर्ग प्राप्त हुआ था कब? एला शापेल की संधि के बाद। और भारत में इसी कर्नाटक युद्ध, ये प्रथम कर्नाटक युद्ध इसी संधि के बाद समाप्त हुआ था। तो इस संधि के समाप्ति के बाद भारत में इनको मद्रास मिला था अंग्रेजों को, और इन लोगों को उत्तरी अमेरिका में लुईस वर्ग। चलिए जो अगला प्रश्न है, 18वां प्रश्न है, इस युद्ध ने उस भवन को जिसे ड्यूमा तथा डुप्ले ने बनाया था धूल धूसरित कर दिया, ठीक है। इस युद्ध को, ये कथन है, ठीक है, जो कथन जो है वो मालसेन से संबंधित है। इस युद्ध ने उस भवन को जिसे ड्यूमा तथा डुप्ले ने, इसको आप मारती हटा दीजिए, ठीक है, इसको आप मारती हटा दीजिए, पूरा नाम यहाँ पे रखेंगे हम लोग, ड्यूमा तथा डुप्ले ने बनाया था, धूल धूसरित कर दिया, ठीक है, दूसरित कर दिया। तो यह किस युद्ध से संबंधित स्टेटमेंट है, ठीक है। तो पहला जो स्टेटमेंट है इस प्रथम कर्नाटक युद्ध से, ये अंगूर नहीं अंबूर का युद्ध है, अंबूर के युद्ध से, वांडीवस के युद्ध से और चौल के युद्ध से। तो ये जो आंसर है वास्तव में ये है कर्नाटक का पहला युद्ध, कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध था उसी से संबंधित है। सॉरी, ये नहीं, वांडीवास के युद्ध से संबंधित है। वांडीवास के युद्ध में ये कहा गया था कि जो ड्यूमा और डुप्ले ने बनाया था वो धूल धूसरित कर दिया गया। वास्तव में क्या हुआ था, डुप्ले ने बहुत सारे तैयारियां की थी, लेकिन वांडीवास का जो युद्ध हुआ था 1759, मतलब शुरुआत हुई 1760 में ये युद्ध हुआ था। 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था। इस युद्ध के बाद क्या हुआ था कि याद रखिएगा, अंग्रेज की तरफ से सर आयर क्यूट थे और जो इधर से थे फ्रांस की तरफ से वो थे सेनापति वुस्सी, ठीक है। और इसमें अंग्रेज ने क्या किया, फ्रांसीसियों को हरा दिया और कहते हैं कि सेनापति जो वुस्सी थे कमांडर, उनको इन लोगों ने बंदी बना लिया था, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, वांडीवास का युद्ध। चलिए अगला प्रश्न है, 19वां प्रश्न है,
निशान किसे कहा जाता है? ठीक है, निशान किसे कहा जाता है? तो ये भूंडा नहीं, झंडा है। ठीक है, अंग्रेजों का झंडा था। अंग्रेजी जहाज में प्रयुक्त एक विशेष प्रकार का चिन्ह। दूसरा, पुर्तगालियों को मिला एक फरमान। जो चौथा है, अंग्रेजों को उड़ीसा बिहार, ये जंगल नहीं बंगाल है। उड़ीसा, बंगाल और बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बिहार में मुक्त व्यापार का आज्ञा पत्र। ठीक है, तो इसका आंसर भी यही है कि निशान क्या था वास्तव में? बिहार, उड़ीसा और बंगाल, इन 3 जगहों पे अंग्रेजों को जो मुक्त व्यापार करने का फरमान मिला था उसको निशान कहा जाता था। आज का अंतिम और 20वां प्रश्न, प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय कर्नाटक का नवाब कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका पहला ऑप्शन है मोहम्मद अली, दूसरा है अनवरुद्दीन, तीसरा है चांद साहब और चौथा है मुजफ्फर जंग। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो है अनवरुद्दीन। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय कौन नवाब था? अनवरुद्दीन। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने 10 से ज़्यादा सही बनाया होगा। यदि 10 से ज़्यादा सही बनाए हैं तो आप सही ट्रैक पर हैं। यदि 10 से कम या 10 तक ही पहुंच पाए हैं तो आपको पढ़ने की ज़रूरत है। यदि उससे भी कम है तो आप सही राह चुनें अभी भी, अन्यथा देर होगी, एग्ज़ाम में प्रॉब्लम होगी क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है। चलिए, तो हम लोग अगले टॉपिक पे फिर से मिलेंगे, फिर से 20 प्रश्नों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।